हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन, इंग्लिश विद नवीन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम एडजेक्टिव के ऊपर था जो 3 क्लासेस है ऑलरेडी डाल चुके हैं। दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज़ चली हुई है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। जिन बच्चों का बेसिक बहुत क्लियर बहुत कम है या उनको लगता है कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है। ये वो बच्चे भी जो कक्षा 11th-12 में पढ़ रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, और जिनको लगता है कि मुझे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना है, ये उनके लिए है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम वोकैबुलरी के जो सेशन हैं वो हम डालेंगे, ठीक है। तो उसी सीरीज़ का ये आज अगला लेक्चर होगा। एडजेक्टिव का जो ऑलरेडी 3 डाल चुका हूँ मैं, ये आज आपका 4th होगा। पिछली क्लास में हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था पढ़ना एडजेक्टिव जो था उसके टाइप कितने होते हैं, ठीक है जी। हमने उसमें डिस्कस किया था कि आपका जो सबसे पहला जो होगा वो एडजेक्टिव वो होगा क्वालिटेटिव, ठीक है जी। क्वालिटेटिव मतलब वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है, रंग जो कलर के बारे में डिस्कस करता है, साइज़ के बारे में डिस्कस करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं। उसके बाद में हमने पिछली बार जब डिस्कस किया क्वांटिटेटिव, वो एडजेक्टिव जो क्वांटिटी के बारे में बताता है, ठीक है जी। वो एडजेक्टिव जो क्वांटिटी के बारे में बताएगा, उसकी संख्या के बारे में बताएगा, ठीक है जी। उसके बाद में हमने डिस्कस किया न्यूमरल्स। न्यूमरल का मतलब विच रिलेटेड टू नंबर, ठीक है जी, विच रिलेटेड टू नंबर, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है जी। हमने डिस्कस किया था प्रॉपर एडजेक्टिव। ये सारे जो हैं ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग मेरी जो पहले की जो क्लासेस है आप उनको भी देखिए। लैंग्वेज है मेरे भाई, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें इसको। मेरी बात को समझ रहे हैं। इसी चीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम एडजेक्टिव में जो चीज़ डिस्कस करेंगे, जो इसका अगला जो टाइप है वो होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। बात को समझ रहे हैं जी। अगला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा पजेसिव। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको नाउन के अंदर भी पजेसिव बता चुका हूं। मेरी बात को समझ रहे हो। देखो, मैंने लिखा सारिका पेन। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो पेन है ये किसका है, सारिका का है। और क्योंकि नाउन है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। इसका मतलब ये जो है ये किसके बारे में बता रहा है, इस पेन के ऑनरशिप को बता रहा है। और ये ऑनर कौन है इसकी, सारिका। मतलब वो पेन जो सारिका रिलेटेड है। ऑनरशिप मतलब वो चीज़ जो आपसे संबंधित है। बात को समझ रहे हो। जिस भी पर्सन की बात हो रही है उससे रिलेटेड है उसके लिए, ठीक है। दूसरा ये देखिए कि अगर मैं इसको और एक तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको, अगर पेन को हटाऊँ मैं और इसको नाउन की फॉर्म में लेकर चलूँ, नाउ उसके प्रोनाउन की फॉर्म में अगर मैं लेकर चलता हूँ तो ये आपका बनेगा, जैसे मैं कहता हूँ, इस बात को समझिए, जैसे माय पेन। एक तो ये हो गया, ठीक है जी। और एक होता है माइन। आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो माइन है ये आपका कंप्लीट नहीं है। बात को समझ रहे हो। ये सेंटेंस में जैसे कि आप प्रोनाउन क्लास पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन माइन, माई और ये अपोस्ट्रोफी एस, ये जो हैं ये सारे आपके ऑनरशिप को बताते हैं। ये नाउन के बेसिस पे बताता है, ये आपके एडजेक्टिव के बेसिस पे, और ये प्रोनाउन के बेसिस पे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे जो पजेसिव हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ये नाम, ये कौन कौन से होंगे आपके। अगर आई की बात करें तो ये होगा आपका माई, आर, योर एंड आर, सॉरी ये तो हो गया, सॉरी, हिज, हर, इट्स एंड देयर। देखिए ये जो सारे होंगे आपके, ये आपके होंगे एडजेक्टिव होंगे। कौन से एडजेक्टिव होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। वो एडजेक्टिव
जो नाउन के संबंध को, उसके अधिकार को, उसके मालिकाना हक को बताता है, वो आपके एडजेक्टिव होंगे। कौन से होंगे? पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। पजेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस। बात को समझ रहे हो? ये जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस, वो चीज जो अधिकार के बारे में बताता है। बात को समझ रहे हैं जी? ठीक है। ये इन जो भी होंगे, जैसे मैं कहूं दिस इज माई टीवी, दिस इज माई टीवी। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक योर लेक्चर। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर हम आपका लेक्चर हमें पसंद नहीं है, तो वो कहेंगे आई डोंट लाइक योर लेक्चर। ठीक है जी। एक और देखिए, इट हैज़ 3 legs। ये तो अजब कुछ अजीब ही लिख दिया। 3 किसकी होती हैं? ठीक है जी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो आप देखेंगे सर ये टीवी जो है, टीवी वैसे ये ऐसे लिखते नहीं है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लिखते हैं टेलीविज़न। ये यहाँ पे लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे लेग्स की बात हो रही है। जब आप इसकी बात कर रहे हो, ये तो मैंने गलत लिख दिया, अलग एग्जाम्पल लिख दिया, छोड़ो इसको। जब आप इसकी बात कर रहे हो, दिस इज़ माई टीवी, इसका मतलब ये जो है, ये टीवी है तो है किसका? तो आप कहेंगे सर माई, यानी मेरा। यहाँ पे लेक्चर की बात हो रही है, किसके लेक्चर की बात हो रही है? तो आप कहेंगे सर मेरे। बात को समझ रहे हो? ये सेंटेंस हटाता हूं मैं। ही इज योर ब्रदर। ठीक है जी। यहाँ पे ये ब्रदर की बात आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्रदर है, यहाँ पे ये लेक्चर के लिए, यहाँ पे ये इसके लिए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे होंगे ये एडजेक्टिव तो होते ही हैं, साथ में कैसे होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जो ऑनरशिप को बताते हैं, जो आपके बिलोंगिंगनेस को बताते हैं। बात को यहाँ पे समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें, आप इनको थोड़ा पढ़ लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे ये इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, दिस टीवी इज माई? क्या ये सेंटेंस ठीक रहेगा? दिस टीवी इज माई, क्या आप इसको लिख पाओगे? जवाब होगा नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि ध्यान रखना, जब भी आप इनकी बात करोगे, इनके बाद हमेशा नाउन का यूज होगा। ध्यान रखना, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद में हमेशा नाउन का यूज होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है। जैसे मैं कहूं आई लाइक योर सिंग या सिंगिंग, तो आप कहोगे सर आई लाइक योर सिंगिंग। ध्यान रहे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि वर्ब के साथ में आईएनजी अगर हम लगाएंगे तो वो कई बार सेंटेंस के अंदर नाउन भी बन जाता है, कई बार बन जाता है एडजेक्टिव। दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, इजंट इट? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी जो वर्ड होता है उसका फंक्शन डिसाइड करता है कि वो उस स्पीच के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो होगा आपका दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो होगा, उसके लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को बांटना। बात को समझ रहे हो? बांटने के सेंस में आएगा। मैं कहता हूँ कि भाई जो मिठाइयाँ हैं, एक बच्चे को बांटो, सभी बच्चों को बांटो, तो आप कहोगे सर सभी को।
क्या मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि ये मिठाई हर एक बच्चे में होनी चाहिए या प्रत्येक बच्चे में होनी चाहिए? हम शब्द कहते हैं ना, हर एक, प्रत्येक, सभी, ये जो वर्ड होते हैं ये एक्चुअली आते किस में है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर। बात को समझ रहे हो? जैसे ये कौन कौन से होंगे? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। बात को समझ रहे हो? ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये जो हैं ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आते हैं। ये हर एक के बारे में बात कर देंगे, प्रत्येक में या दो में से एक या दो में से एक भी नहीं। देखिए आप बात को समझिए, मैं कहूं ईच गर्ल्स हैव अ पेन, neither boy are handsome। एक और देखिए, इधर इधर बॉय वाज प्रेजेंट। ये सेंटेंस देखिए जरा, इनमें पहले तो ये देखिए कि पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। पहला जो सेंटेंस है ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। पहले तो आप ये देखिए, एक बात ध्यान रखना, अगर ईच, एवरी, ईदर और नीदर अगर ये आ जाएं तो इनके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें जी। ठीक है जी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। अभी कहो से सिंगुलर वर्ब क्या होती है भाई? मेक मतलब बनाना, और एक हम कहते हैं मेक्स। ऐसे लगा दिया। बात का समझ रहे हो? अगर मैं इज की बात करूं और इधर आर की बात करूं, अगर मैं इधर वर्क की बात करता हूं, इधर मैं वॉज की बात करता हूं, मेक्स का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। ठीक है जी, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस, इज, वाज। ठीक है जी, और आपका हैज और इधर हैव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, ये जो सारी फॉर्म होती हैं ये आपकी होती है प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है कि ये हमेशा आएंगी प्लूरल नाउन के साथ में। जैसे मैं कहूँ बॉय, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल? तो आपका होगा सिंगुलर। तो इज या आर में इनके साथ में कौन सा आएगा? आपका होगा सर ये आएगा। अगर मैं बॉयज़ लिख दूँ तो आपका होगा सर इजी आर में से, तो अब यहाँ पे आर आ जाएगा। बात को समझ रहे हो? क्योंकि ये प्लूरल हो गया इसलिए प्लूरल ये भी होगा। आपको यहाँ पे बस समझने वाली जो बात है वो क्या है, ध्यान रखना, जब भी हम वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाएंगे तो वो तो बन जाएगी वर्ब कैसी? सिंगुलर। बात को समझ रहे हो? अरे जब वर्ब के साथ में एस या एस लगाएंगे सिंगुलर होगा, लेकिन हम नाउन के साथ में एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है, कैसे? मैं कह रहा हूं आपको बुक, तो ये आपकी सिंगुलर है। जैसे मैंने एस लगा दिया तो प्लूरल हो गई, लेकिन वर्ब है बाई, BUY, ये आपकी सिंगुलर है। लेकिन जैसे मैंने साथ एस लगा दिया तो ये सॉरी बॉयज़ के साथ में एस लगाते ही, बाय के साथ में BUY के साथ में एस लगाते ही ये सिंगुलर बन गई। और अगर एस में हटा देता हूँ तो ये कैसी बन गई? प्लूरल बन गई। ठीक है, खैर मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ईच है ना, ईच का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए सेंस में होता है। अच्छा एक बात बताओ यार, कि जब आपको ये कहा जाता है कि मिठाई बांटनी है बच्चों में, तो वो मिठाई कैसे बांटते हो आप? इकट्ठी एकदम से सबको बांट देते हो या हर एक बच्चे को एक एक करके 1 बाय 1 आप उनको देते हो?
तो कहोगे हाँ सर, पहले इस एक को दिया, फिर इस एक को दिया, फिर इस एक को दिया। मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईच का मतलब प्रत्येक में, हर एक के सेंस में तो होता है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। बात को समझ रहे हो? सॉरी, होल्ड करें 1 मिनट। जी हाँ, हम इनकी बात कर रहे थे, इसकी। जब आप इस ईच की बात करोगे, इस ईच की बात करोगे, ये तो ये जो आपका होगा ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अगर सिंगुलर में आएगा तो इसके साथ में ये हट जाएगा। अगर ये हट गई तो गर्ल सिंगुलर है, सिंगुलर तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। ईच गर्ल हैज अ पेन। मेरी बात को समझ रहे हो? नीदर का मतलब देखो, ईच और एवरी का मतलब जो होता है वो सभी के सेंस में होता है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। बात को समझ रहे हो? अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो ठीक है। दूसरा, ईदर और नीदर की बात करें। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, इधर रमेश और सुरेश, यानी या तो रमेश या सुरेश, दोनों में से एक की बात हो रही है। और मैं आपको पहले सब्जेक्ट उसमें बता चुका हूं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? द वन हु इज टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो सब्जेक्ट एक ही है यहाँ पे, इधर में एक ही सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट एक ही है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसको आप हटाओ, ये बॉय आ जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ पे इसको हटा दो और यहाँ पे हेल्पिंग आ गई, इज इधर बॉय इज हैंडसम, मतलब दोनों में से न ये हैंडसम है न ये हैंडसम है। ठीक है। इधर बॉय वाज प्रेजेंट, कह रहा है कि इनमें 2 लड़के हैं, 2 में से अगर एक प्रेजेंट था तो ये होगा इधर बॉय वाज प्रेजेंट। ये आपका सेंटेंस सही होगा। बात को समझ रहे हो भाई मेरे? मैं जो बताना चाह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, वो प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये होते हैं। इस ईदर का मतलब होता है 2 में कोई एक, ठीक है। और इसका मतलब होता है दोनों में एक भी नहीं, ठीक है। इनका जो दोनों का मतलब है वो सभी के सेंस में आएगा, ठीक है जी। सेंटेंस में कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। बात को समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे। अगला जो आपका जो एडजेक्टिव है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है जी। अगला जो आपका एडजेक्टिव है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बात को समझ रहे हो? कौन सा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी चीज़ को संकेत करते हैं। संकेतिक जो भाषा होती है ना, हम किसी की तरफ इशारा करें या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करें और पॉइंट आउट करके उस नाउन के बारे में बताएंगे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव कर रहे हैं। एडजेक्टिव को जब भी हम डिस्कस करेंगे हम नाउन का रेफरेंस लेंगे, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को कितने तरीके से क्वालिफाई करता है, क्या क्या उसके बारे में बताते हैं, हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये इसका मतलब ये है कि ये अब जो एडजेक्टिव होंगे ये नाउन को संकेत करेंगे, उसको इंगित करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। बात को समझ रहे हो ना? जो उसके लिए तो वो आपके होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन कौन से होंगे जरा देखो, मैं सेंटेंस लिखता हूं, पहले वो देख लो आप। ही इज द सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन whom you are looking for. This car
इज योर्स, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, ठीक है। Those students are studying and some Mr. Sharma some Mr. Sharma is calling you, एक और देखिए, I met a certain lady last night, ठीक है जी। ये सेंटेंस जरा आप देखिए, इन सेंटेंस में आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, द सेम, एक तो ये आ रहा होगा, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, शी इज अ, इसमें जगह नहीं बचेगी भाई, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, एक ये है। पहले हम 1 by 7 इनमें सेंटेंस चलते हैं। पहले जो ये सेंटेंस है इसमें देखेंगे ही इज़ द सेम, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दोज, यहाँ पे सम, यहाँ पे ए सर्टेन। पहले आप इनका मतलब बता दीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। द सेम का मतलब क्या होगा, दिस का मतलब क्या होगा, हिंदी में नहीं, दिस का मतलब यह है वह है नहीं, दोज इसका मतलब, सम का मतलब, ए सर्टेन का मतलब क्या होगा। आप एक इस बात को समझिए कि जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, इंगित करते हैं, चिन्हित करते हैं, तो ऐसा जो एडजेक्टिव होगा वो आपका कैसा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव जो होंगे वो अपने आप को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से में, एक तो डेफिनेट, मतलब कौन कौन से, एक तो होगा आपका डेफिनेट, डेफिनेट क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। और दूसरा जो होगा इनडेफिनेट, अगर एक डेफिनेट है तो दूसरा इनडेफिनेट होगा। बात को समझ रहे हो। ठीक है जी। अब डेफिनेट का मतलब वो होता है जिसमें जो कही गई बात है वो डेफिनेट हो, या जिस नाउन की बात है उसको डिफाइन करता हो, डेफिनेट हो, निश्चित हो। जैसे मैं कहता हूं दिस दैट, जो चीज़ नज़दीक की है, जो चीज़ नज़दीक, समझिए, जो चीज़ नज़दीक की है उसके लिए दिस का यूज करते हैं। मतलब मैं कहूँ दिस इज ए पेन, ठीक है, दिस इज सोफ़ा, ये बात कह सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ दूर है मुझसे थोड़ा, तो उसके लिए मैं दैट का यूज करता हूँ। दिस नज़दीक की चीज़ों के लिए और सिंगुलर के लिए, बात को समझिए। दिस जो होगा ये किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए। दैट किसके लिए होगा, सिंगुलर के लिए। लेकिन दोनों जो यूज होंगे किसके लिए, जो नियर बाय है, नियर बाय, करीब वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए यूज हम करेंगे। सॉरी, ये जो नियर होगा ये हम करेंगे करीब वाली चीज़ों के लिए, ठीक है, जो नज़दीक है। दैट जो होगा वो दूर के लिए। लेकिन अगर इन दोनों की हम बात करें और मैं दिस के, अगर जो चीज़ नज़दीक है अपने पास में ही है और कितनी है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो आप कहोगे दीज। भाई हिंदी में ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इनका मीनिंग बताने के लिए, लेकिन जहाँ पे मुझे लगा रेफरेंस देना होगा वहाँ बता दिया जाएगा। दिस का मतलब यह है, दीज का मतलब ये, एक से ज़्यादा हैं। दीज आर पेन्स, पेन एक से ज़्यादा है, दीज आर पेन्स। पेन अगर एक ही है, दिस इज ए पेन,
बात को समझ रहे हो? वैसे ही जो चीज़ दूर है उसके लिए हम यूज करेंगे तो वो आपका हो जाएगा दोज, ठीक है। ये दीज प्लूरल के लिए और ये दोज भी प्लूरल के लिए। दिस दीज ये करीब की चीज़ों के लिए, दैट दोज ये दूर की चीज़ों के लिए। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपने देखा इस सेंटेंस में दिस कार, इसका मतलब कौन सी कार भाई? वो जो कार जो नज़दीक है, ठीक है। अगर दैट कार मतलब वो कार जो दूर है, मतलब यहाँ पे डेफिनेट है, डेफिनेट है। इसका मतलब ये जो डिफाइन कर रहे हैं ये देखिए, दिस दैट दीज दोज, ये जो सारे होंगे ये आपके एडजेक्टिव तो हैं, लेकिन कौन से एडजेक्टिव हैं? ये होंगे आपके। दूसरा, अगर मैं ऐसे उसकी बात करूं, ऐसे मतलब एडजेक्टिव जो बता तो रहे हैं लेकिन वहां पे आइडेंटिटी निश्चित नहीं है, अज्ञात है। दिस इज ए पेन, तो ये ज्ञात है, मतलब मुझे पता है, नॉन है। लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं, जिस भी चीज़ की बात करें, जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, अगर हमें उसका आइडिया नहीं लग रहा है तो वो कौन से होंगे? इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे वो देखिए जरा। जैसे मैं लिखता हूं सम, एनी, सर्टेन, बात को समझ रहे हो? और अदर, अनदर, द, ठीक है। ये जो होंगे आपके, ये जो होंगे, ये जो एडजेक्टिव होंगे, ये कौन से एडजेक्टिव होंगे आपके? वो एडजेक्टिव जो इनडेफिनेट है, मतलब इनके बारे में कोई आइडिया नहीं लेगा। जैसे मैं ये कहूँ, इसमें एक और आएगा भाई, द सेम, जो मैंने अब लिखवाया ना आगे, मतलब ये कि ये है ना, ये कह रहा है दिस इज द सेम पर्सन हुम यू आर लुकिंग फॉर, मतलब ये है ना, ये कौन सा पर्सन? जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं ये वही पर्सन है जिसको तुम ढूंढ रहे थे, ठीक है। बात को समझ रहे हो? दिस कार इज योर्स, ये है, ये दिस यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है और ये डेफिनेट है। नेक्स्ट देखिए, दो स्टूडेंट, वो जो दूर जो स्टूडेंट है उनकी बात हो रही है, आर स्टडिंग, वो जो बच्चे वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये दो जिसके बारे में बता रहा है। और ये कौन सा हो गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव? डेफिनेट वाला। अब आ जाइए, जो असली स्टोरी है वो यहाँ पे, सम मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू। इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूं। She is a very beautiful वुमन। एक सेंटेंस तो ये है, मैं इसी सेंटेंस बताऊंगा, पहले मैं इसे भी आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप ये देख लो कि सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल विमन, इसका मतलब ये है ना, ए जो है, ए, ये इसके लिए यूज किया गया है, ठीक है जी। ब्यूटीफुल है वो इसकी सुंदरता को बताने के लिए यूज किया गया है, और कितने ब्यूटीफुल है ये इस ब्यूटीफुल को बता रहा है। बात को समझ रहे हो? अगर मैं इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं लिख दूं शी इज द वेरी ब्यूटीफुल वुमन, तो इसका मतलब क्या होगा? ये द जो आपकी बार लग गया, ये द, इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ द लग गया ना, सी इज द वेरी ब्यूटीफुल वुमन, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब होता है वही। बात को समझ रहे हो? शी इज द वेरी ब्यूटीफुल, ये वही सुंदर औरत है। बात को समझिए, यहाँ पे ए वेरी लिखा हुआ था, यहाँ पे द वेरी लिखा हुआ। ए वेरी जो लिखा ये इस औरत के लिए यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे द वेरी जो लिखा है ये बता रहा है कि ये वही औरत है। बात को समझ रहे हो? तो द वेरी और द सेम, वेरी और सेम के से पहले अगर द लग जाए तो ये आपके डेफिनेट कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अब आ जाइए यहाँ पे, क्या सम से पहले कुछ लगा हुआ है? नहीं। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि सम बुक्स, ठीक है जी, सम बुक्स, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में कुछ किताबें। बात को समझ रहे हो? तो सम हो गई। सम का मतलब होता है नॉट ऑल, लेकिन क्या सम मिस्टर शर्मा, इसका मतलब पता चल रहा है आपको?
डोरबेल बजती है, आप वहाँ पे गए, आपने देखा कि कोई पर्सन है जिसने अपना नाम बताया, कोई शर्मा करके नाम है, लेकिन आप उसको नहीं जानते। अब अंदर से आपके पापा आवाज़ कर रहे हैं कि बेटा कौन है बाहर, तो अब आप उसको क्या कहोगे? आप उनको ये तो कहोगे ना कि कोई मिस्टर शर्मा है, वो आपको बुला रहे हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे इस सम का मतलब होता है अज्ञात, अननोन। ठीक है जी, इस सम का मतलब है यहाँ पे अननोन। भाई शर्मा तो बहुत सारे हो सकते हैं, बात कपिल शर्मा की नहीं हो रही। शर्मा तो कपिल शर्मा, अनुष्का शर्मा, मोहित शर्मा, नवीन शर्मा हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे शर्मा सरनेम है, कोई भी पर्सन हो सकता है, इसलिए सम का मतलब अननोन हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि कोई शर्मा तुम्हें बुला रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आई मेट ए सर्टेन लेडी लास्ट नाइट। ए सर्टेन का मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ए सर्टेन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही होता है, अननोन। ये कह रहा है कि मैं कल रात को एक अज्ञात औरत से मिला। आई मेट ए सर्टेन लेडी लास्ट नाइट, इसका मतलब है कल मैं, इसका मतलब यह है कि मैं एक अज्ञात औरत से मिला। बात को समझ। सर्टेन का मतलब अगर ए नहीं होता ना तो सर्टेन का मतलब होता है अवश्य, निश्चित, लेकिन यहाँ पे ए सर्टेन आ गया तो अनिश्चित, यानी एक अज्ञात औरत से लास्ट नाइट को ये मिला था। बात को समझ रहे हो? ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव आपके एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है? अगर आपको लग रहा है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बैक करके आप देखिए, फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रोनाउन आपका एम्फसाइजिंग। नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन होगा वो होगा आपका एम्फसाइजिंग। एम्फसाइज का मतलब जो किसी बात के ऊपर, हम किसी बात को दबाव लगाए नहीं कहते क्या, अगर किसी बात पे हम एम्फसाइज करें, उस बात को मतलब ज़्यादा दबाव देके पिच करके अगर हम बोलते हैं, जैसे ये जो आपके एडजेक्टिव होंगे, ये कौन सा होगा? ऑन और वेरी। ठीक है जी, कौन कौन से होंगे आपके? ऑन या वेरी। जैसे you must complete your home work on your own। एक तो ये, ठीक है, you must complete your homework on your own। कहना क्या चाह रहा है कि ये जो काम है कंप्लीट करें, और कौन करेगा? आप खुद करो। ठीक है, खुद की हेल्प से, मतलब किसी और की हेल्प आपको नहीं लेनी है। ठीक है, एक और देखिए, दैट इज द वेरी आइटम वी वांट। एक ये सेंटेंस है। एक और देखिए, शी, चलो पहले इसको देख लो। वी मस्ट कंप्लीट योर, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन योर ओन। क्या ये जो यहाँ पे जो बात कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो काम है ख़त्म करना है, तुम्हें ख़त्म करना है, तुम्हें खुद ख़त्म करना है। बात को समझ रहे हो? दूसरा है दैट इज़ द वेरी आइटम। यहाँ पे वेरी का मतलब मैंने बताया ना, वही। ठीक है, दैट इज़ द वेरी आइटम वी वांट। ये वही आइटम है जिसकी हम तलाश थी या हम ढूंढ रहे थे, जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे थे। बात को समझ रहे हो? ये आपके एम्फसाइजेस होंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, और हम इसको अगली जब हमारी एडवांस क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसको हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और है आपका एडजेक्टिव।
एक्सक्लेमेटरी। अगला जो आपका अगली जो कैटेगरी है दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी। वो एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेशन, आपको पता है एक्सक्लेमेशन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। ऐसे शब्द या फिर मैं कहूँ सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, ऐसे शब्द जो सडन आपकी फीलिंग्स को बताते हैं। जैसे कोई गिर गया, जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना हिश, आउच, वाट। भाई हम आश्चर्य से चकित होके हम बोलते हैं ना, एक तरह से जब हमें लगता है कि शायद ये वो बात अचानक हमारे मुंह से निकल जाती है। कोई लड़की है और उसे पता लगे कि उसके हाथों पे कोई कॉकरोच चढ़ गया है, वो डर के मारे वो जो चिल्लाएगी दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी वर्ड। बात को समझ रहे हो? यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसे जो एडजेक्टिव होंगे वो कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे? जैसे मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, इनके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। दूसरा देखिए, व्हाट ए फूल, ठीक है। एक तो ये भी हो सकता है। वैसे फूल तो देखो, एक फूल होता है, फुलिश होता है। एक वर्ड होता है फूल, एक होता है फुलिश, ठीक है। क्या होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। फूल और फुलिश में डिफरेंस क्या होता है, इसको फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और देखिए, इस सेंटेंस को व्हाट ए बिग फूल ही इज़, ठीक है जी। ये आपका ठीक रहेगा। एंड एक और लिख लो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो व्हाट जो है यहाँ पे इन तीनों सेंटेंस में, व्हाट, ये जो सारे हैं ये क्या बता रहे हैं? ये एडजेक्टिव बता रहे हैं, ये एक्सक्लेमेशन को बता रहे हैं, और ये यहाँ पे इस कार के लिए बता रहा है, यहाँ पे इस फूल के लिए बता रहा है, यहाँ पे इस सीनरी के लिए। ये इसको डिफाइन कर रहा है, ब्यूटीफुल इसको डिफाइन कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। लेकिन ये जो है ये इस एक्सक्लेमेशन को इसको बता रहा है कि ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड था कि